प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया अध्याय जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। तो इसके क्वेश्चन आंसर को हम देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अपन इस पाठ के अंतर्गत इम्पोर्टेंट चीज़ों को समझ लेते हैं। तो आइए एक एक करके पढ़ते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन है, पृथक्करण से आप क्या समझते हैं? तो पृथक्करण का मतलब होता है, पृथक्करण का मतलब होता है कि अलग करना। ये जो पृथक्करण लिखा है उसका मतलब होता है अलग करना। जब बहुत सी चीज़ें, बहुत सी वस्तुएं एक ही जगह पर स्थित हों, ठीक ना। मान के चलिए इधर ही पास किताबें वगैरह हैं, ठीक ना। यही जगह पर किताबें वगैरह हैं, ठीक। यहीं पर कपड़े बिखरे हुए हैं, ठीक। यहीं पर कुछ प्लास्टिक के डिब्बे पड़े हुए हैं, या फिर किताबें आपकी बिखरी पड़ी हुई हैं। तो क्या है पृथक्करण का मतलब? क्या है? अलग करना। तो मान के लिए जो कपड़े हैं उसको अपन ने अलग कर लिया, ठीक। जो कुछ प्लास्टिक के कण थे या प्लास्टिक बॉटल वगैरह थी उनको भी अलग कर लिया गया, ठीक है ना। जो आपकी किताबें थी उनको भी क्या कर लिया? अलग कर लिया। तो किसी मिश्रण से पदार्थों को अलग करने का प्रक्रिया ही क्या कहलाता है? पृथक्करण कहलाता है। यानी कि किसी मिश्रण मतलब क्या? जब कोई इकट्ठा चीज़ हो, जब बहुत सारे पदार्थ इकट्ठा हो वो मिश्रण कहलाएगा। लेकिन ये इकट्ठा थे ना, तो इसको अलग अलग करना ही क्या कहलाएगा? मिश्रण क्या कहलाएगा? पृथक्करण कहलाएगा, ठीक ना। पदार्थ तो आप जानते हैं ना कि वस्तु की मतलब दुनिया की जो कोई भी चीज़ है वो सब क्या है? पदार्थ है। वो चाहे आपकी एक भिक्की हो, चाहे ये स्केच हो, चाहे आपकी कॉपी हो, चाहे आपका ये डैशबोर्ड हो, ठीक। ये सब क्या है? पदार्थ है। केवल प्रकाश को छोड़कर, जो सूर्य का प्रकाश आता है ना, लाइट, या फिर जो बल्ब के द्वारा आता है लाइट, तो वो बस पदार्थ नहीं है। लाइट आपको पदार्थ नहीं है, ठीक। वो केवल फोटॉन है। आगे इसे समझ सकते हैं 12वीं क्लास 10वीं क्लास में। खैर अपन इसे समझने का प्रयास करते हैं। पृथक्करण से आप क्या समझते हैं? तो आपको बताना है किसी मिश्रण से पदार्थों को अलग करने की प्रक्रिया पृथक्करण कहलाती है। आखिर ये मिश्रण था ना, तो किसी मिश्रण से ये पदार्थ को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? पृथक्करण, ठीक। चाहे तो आप अवांछनीय लिख सकते थे, लेकिन अवांछनीय भी नहीं लिखते तब भी आपका आंसर सही है, ठीक। इन्हें याद भी कर लेना है और साथ में लिखते भी जाना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिश्रण किसे कहते हैं? मिश्रण तो आप देख चुके हैं ना, जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक ही जगह पर हो तो मिश्रण कहलाएगा। मान के लिए इधर पास इस जगह पर कपड़े थे, किताबें थी, बहुत सारे लोहे की चीज़ थे। एक ही जगह पर कोई भी चीज़ हो, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलने वाला पदार्थ क्या हो जाता है? मिश्रण कहला जाता है, ठीक। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से बनने वाला पदार्थ मिश्रण कहलाता है। उदाहरण के लिए वायु प्लस धूल की कण। जो वायु, हवा देखते हो ना, उसमें भी छोटे छोटे धूल के कण रहते हैं। और तो वो तो देखोगे जब तूफान वगैरह आता है तब तो फिर वायु में धूल के कण साथ साथ कपड़े वगैरह कितनी सारी गंदगियाँ उड़ती रहती है, पन्नी वन्नी सब उड़ती रहती हैं, ठीक ना। तो सब क्या है? मिश्रण है। हालांकि वायु तो मिश्रण ही है, कैसे कि उसमें वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वगैरह सब घुले रहते हैं, स्थित रहते हैं, ठीक ना। घुले रहते हैं, यहाँ वहाँ फैले रहते हैं, ठीक। तो वायु क्या है? मिश्रण है, ठीक। आइए ऊर्ध्वपातन के बारे में समझते हैं, लेकिन इससे पहले हम कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं, जैसे कि ठोस, द्रव और गैस।
ठोस द्रव गैस के बारे में ज़्यादा ना जान करके हम ऊपर ऊपर थोड़ा बहुत जाने लगे। ठोस का मतलब क्या है? जो ढीठ हो, जो जिसका आकार बदलना बहुत ही कठिन हो, जिसमें से आवाज़ आए, तो क्या है वो? ठोस है, ठोस पदार्थ है। ठीक। और द्रव मतलब जो बहे, पानी जैसे देखे होगे ना, तो क्या बहता रहता है ना, तरल पदार्थ, तब क्या है वो? द्रव है। और गैस क्या है? जो भाप बन के उड़ता है, या फिर आपने देखा होगा गैस सिलेंडर में जो गैस भरी रहती है जिससे खाना बनाया जाता है, उसमें गैस भरी रहती है। तो ठोस क्या? जो बहुत ही मजबूत हो, बहुत ही ढीठ हो। द्रव क्या? बहने वाला पदार्थ, लिक्विड जैसे बहता है, पानी वगैरह, तेल वगैरह, ये सब क्या है? द्रव के उदाहरण है। और गैस के उदाहरण जो आपके खाने से निकलता है ना, वाष्प निकला करता है, भाप निकला करता है, वो भी एक प्रकार की गैस ही है। ठीक। और खाना बनाने में जो सिलेंडर में भरा रहता है, वो भी तो गैस ही ना, तो जान गए ना, गैस, ठोस, द्रव, गैस। आइए उत्पादन को समझते हैं। तो उत्पादन का मतलब सीधा सीधा ये है, आमतौर पर ऐसा होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं, मान के लिए इधर मोमबत्ती है, ठीक ना, मोमबत्ती है। जब हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं, ठीक, तो आमतौर पर लिक्विड होने लगता है वो। मोमबत्ती पिघलने लगती है ना, धीरे धीरे पिघलने लगती है ना मोमबत्ती, आमतौर पर ये होता है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस होते हैं, ठीक, उनको जलाएंगे तो लिक्विड में ना होकर के, मतलब कि द्रव में परिवर्तित ना होकर के, द्रव में परिवर्तित ना होकर के सीधा किस में चला जाता है? गैस में, सीधा गैस में चला जाता है। या फिर यही है कि सीधा गैस से किस में चला जाए? ठोस में। देखो, जब हम मोमबत्ती जलाते हैं, मान लीजिए ये मोमबत्ती ठोस रहती है, ठीक ना, तो ठोस जब इसको जलाते हैं, धीरे धीरे क्या होने लगती है? वो द्रव में आ जाती है। क्या आती है? द्रव में। फिर कहाँ में हो जाती है? गैस में, मतलब जलती है। जब तो गैस निकलती है ना, ऊपर उठती है गैस से, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड ही हो, ठीक ना। तो आमतौर पर ये सब प्रक्रिया होता है। लेकिन ऊर्ध्वपतन में क्या होता है? किसी भी पदार्थ को जलाएंगे तो द्रव में नहीं जाएगी, द्रव अवस्था को बिना छुए सीधे कहीं पहुंच जाएगी? गैसीय अवस्था में। तो ही आपको ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वपातन। आइए समझ लेते, जैसे कपूर वगैरह अगर जला के आप देखेंगे तो अंदाजा लगा सकते हैं। पहले देख लेते हैं आंसर। किसी ठोस पदार्थ का सीधे गैस तथा गैस का सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उदाहरण कपूर, अमोनियम क्लोराइड। जैसे कपूर को आप जलाओगे ना, तो इस तरह गोल गोल रहता है, ठीक ना, कपूर गोल गोल ठीक रहता है। मान चलो कपूर जलाए तो द्रव में परिवर्तित नहीं होगा, वो सीधे कहीं पर चला जाएगा, उड़ जाएगा, सीधे गैस में बन जाएगा। उसको अगर बुता के भी, हालांकि टच मत करिएगा हाथ से, खासी गर्म भी हो सकता है। अगर किसी चिमटे से भी अगर दबा के देखेंगे ना, इस तरह टच करके देखेंगे, दबा के देखेंगे, तो पानी जैसे न रहेगा, मतलब लिक्विड में ना हो जाएगा। लेकिन मोमबत्ती को अगर देखेंगे ना, तो पीली हुई आपको देखने को मिल सकती है। तो अब ये समझ, मेरे बात का समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं? ऊर्ध्वपतन है क्या? ऊर्ध्वपतन ये है किसी ठोस का सीधे कहाँ में परिवर्तित हो जाना? गैस में। या फिर गैस का सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाना ऊर्ध्वपतन कहलाता है। इसमें द्रव की जरूरत नहीं पड़ती, द्रव अवस्था को ये छूता ही नहीं, पहले बात, ठीक ना। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। आइए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। पृथक्करण की विधियाँ। तो पृथक्करण मतलब समझते हो ना, कि विभिन्न पदार्थों को अलग करना, ठीक, मिश्रण से विभिन्न पदार्थों को अलग करना। आइए देखते हैं पदार्थों के विभिन्न प्रकार के विधियाँ। तो क्या है? हस्तचयन है, थ्रेसिंग, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन आदि। तो हम एक एक करके इन सभी को आज की एपिसोड में देखने वाले हैं, ठीक। लिखा है हस्तचयन क्या है? शब्दों पर गौर करो। हस्तचयन, हस्त मतलब कि हाथ से, चयन मतलब कि चुनना, यानी कि किसी मिश्रण से हाथ से चुन चुन करके अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? हस्तचयन कहलाएगी। आपने घर में भी देखा होगा, जब
आपकी मम्मी, आपके जो घर के लोग खाना बनाते हैं, जो भी लोग, तो अब मान के चलिए चावल बनाए, ठीक ना, तो चावल में छोटे छोटे दाने रहते हैं, कंकड़ रहते हैं, तो उनको हाथ से चुन चुन करके क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है, ठीक ना। अब फिर चावल बनाया जाता है। तो बस वही है कि हास्यन मतलब देख लो क्या है, किसी मिश्रण से हानिकारक एवं अवांछनीय पदार्थों को हाथों के द्वारा अलग करना ही हस्तचयन कहलाता है। अभी तो बोला करता ना कि हाथों के द्वारा ही पदार्थों को अलग करना क्या कहलाएगा, हस्तचयन कहलाएगा। जैसे अनाज में पत्थरों के टुकड़े, भूसे आदि कणों को हस्तचयन के द्वारा पृथक करते हैं। तो क्या हाथ के द्वारा ही अलग करते हैं? पृथक मतलब क्या है, अलग करना। तो आप इनको लिख लीजिए और साथ में क्या कर लीजिए, याद भी कर लीजिए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थ्रेसिंग किसे कहते हैं। थ्रेसिंग तो आपने देखी होंगी, जो गेहूँ जब कटती है तो हाँ, थ्रेसिंग के द्वारा थ्रेसर जिसे बोलते हैं, तो उसी के द्वारा अलग अलग कर लिया जाता है ना। तो देखो जब वो गेहूँ का डंठल सूखा रहेगा, ठीक ना, तो उसी मशीन में डालेंगे अपन, तो क्या अलग कर देगा, अलग कर देता है कि नहीं। तो थ्रेसिंग को देख ले रहे हैं, सूखे पौधों की डंठियों से अन्न कण या अनाज को पृथक करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। इस विधि में अनाज से डंठल एवं भूसी को अलग किया जाता है तथा आधुनिक युग में थ्रेसिंग मशीनें भी आ चुकी हैं। मशीनें आपने देखी होंगी ना, ठीक ना। तो क्या क्या होता है, उसको अलग कर लिया जाता है, अनाज को अलग कर लिया जाता है थ्रेसिंग के द्वारा, ठीक ना। अनाज को अलग कर लिया जाएगा और भूसे वगैरह को अलग कर लिया जाएगा, ठीक ना। तो भूसे उसे गाय वाय के खाने के काम में आ जाते हैं, अपन अलग अनाज को अलग करके हम उसका उपयोग करते हैं। आइए देखते हैं निष्पावन किसे कहते हैं। इसमें लिखा निष्पावन, पावन मतलब पवन, पवन मतलब क्या, हवा, वायु। शब्दों पर गौर करिए, निष्पावन लिखा पावन, पवन, पवन मतलब समझ सकते हो, पवन, पवन को परिभाषा चिन्ह क्या कहते हैं, वायु कहते हैं, और क्या बोलते हैं आपका, हवा बोलते हैं। तो निष्पावन विधि में पता क्या होगा, वायु के हवा मतलब हवा के झोंकों से अन्य कणों को या फिर पदार्थों को अलग करना क्या कहलाएगा, निष्पावन कहलाएगा। आपने देखे होंगे अपने गांव वगैरह में कि हवा के द्वारा अनाज को अलग कर लिया जाता है। तो इसे देखते हैं, पवन या वायु के झोंकों द्वारा किसी मिश्रण के अवयव को पृथक करने की विधि को निष्पावन कहते हैं। ये देखिए बुक में भी आपको दिया गया है ना, ये महिला क्या कर रही हैं, अनाज को उड़ा रही हैं, ठीक, हवा चली, ठीक, तो जो भारी कण रहते हैं तो आपका क्या रहेगा, अनाज रहेगा, गेहूँ वगैरह रहेगी, ठीक ना। तो इधर ये डालती हैं, ठीक ना, तो हवा जब चलता है तो जो भूसे भूसे वगैरह है ना, तो क्या हो जाते हैं, वो उड़ जाते हैं। ये सूपा देख रहे हैं ना, सूपे के माध्यम से ऊपर से डाली, हवा जहाँ यहाँ से आ रहा है ना, यहाँ से हवा जो हवा आएगा तो भूसों को क्या कर लेगा, उड़ा लेगा। तो यही कहला जाएगा आपका निष्पावन, ठीक। तो इसे नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। देखो इस विधि का उपयोग किसान करते हैं ज़्यादातर, ठीक। इस विधि में वायु के झोंकों से भूसे एवं चारे आदि अनाज से अलग हो जाते हैं तथा साफ अनाज प्राप्त हो जाता है। बचे चारे एवं भूसे को जानवरों को खिला दिया जाता है, ठीक ना। आप चाहे तो इतना भी लिख सकते हैं, इतना भी आंसर आपका सही रहेगा, ठीक ना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, चालन विधि क्या है, चालन विधि के बारे में बताना। तो लिखा चालन, चालन मतलब कि चाल चाल के। आपने देखा होगा मान के चले जब ऐसे ऐसे करके चाल लिया जाता है, या फिर आपने ये देखा होगा कि जब राई और गेहूँ में जब राई मिक्स रहती है तो चलने लेकर आती है ना मम्मी लोग, और वो कैसे चाल चाल करके जो गोल गोल राई रहती है और अलग हो जाती है, जो बड़े बड़े रहते हैं गेहूँ के दाने तो छन्नी में रह जाता है, तो छन्नी में जो गेहूँ भरा रहता है उसको दूसरे दूसरे उसमें रख लिया जाता है सामग्री में, ठीक ना। और जो राई रहती है छोटे छोटे दाने, वो छेद के माध्यम से क्या हो जाता है, नीचे गिर जाते हैं। देखते हैं इस चालन विधि को क्या कैसे समझना है, ठीक ना।
तो पृथक्करण की वह प्रक्रिया जिसमें अवांछनीय पदार्थों को चाल के पृथक किया जाता है, चालन विधि कहलाती है। अवांछनीय मतलब होता है जिसे हम नहीं चाहते। हालांकि आप इधर अवांछनीय नहीं भी लगाएं तब भी चल जाएगा। देखिए क्या है, क्योंकि क्या हम मान के चलिए अगर हम गेहूं से किसको अलग कर रहे हैं, राई को, तो क्या हमें राई नहीं चाहिए, राई चाहिए ना। तो हम अगर अवांछनीय ना भी लगाएं तब भी चल जाएगा। तो हम सिंपली इतना कह सकते हैं कि पृथक्करण की वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थों को चाल के पृथक किया जाता है, चालन विधि कहलाती है। प्रायः आटे की मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों एवं भूसों को छननी यानी कि चलनी के माध्यम से पृथक किया जाता है। ठीक, अर्थात चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनकी आमापों में अंतर हो उनको पृथक करने में किया जाता है। यानी कि दो ऐसे आमाप जिस आमाप में अंतर हो। मान के लिए गेहूँ रहता ना, ठीक ना, गेहूँ इतना बड़ा रहता, ठीक, और राई क्या इतनी इतनी रहती है। तो क्या है जिसमें आप माप में अंतर हो, यानी आमाप मतलब आकार में अंतर हो। ठीक, तो इन चीज़ों को अलग करने में किया जाता है। जब छन्नी से अपन मान के लिए छोटे छोटे छेद बन जाते, ठीक ना, जब छन्नी से अपन इसे छानेंगे तो राई के जो छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं ना वो क्या हो जाएंगे, नीचे झड़ जाएंगे। ठीक, और जो बड़े बड़े रहेंगे ना गेहूं के तो इधर क्या हो जाएंगे, रह जाएंगे, इस छन्नी में रह जाएंगे। तो इसको अलग कर लिया जाएगा और इसको अलग कर लिया जाएगा। समझ गया ना क्या बोल रहा है, समझ गया ना क्या बोलने जा रहा हूँ मैं। राई को इस छन्नी में जब रखें, मतलब ये दोनों मिक्स थे, ठीक, जब इसको छन्नी में ऐसे करके चालेंगे तो छोटे छोटे जो कण हैं छेद के माध्यम से ये जो छोटे छोटे राई के बीज हैं ये क्या आगे नीचे गिर जाएंगे और जो छन्नी में गेहूँ रहेगा उसको अलग कर लिया जाएगा। ठीक, तो अलग अलग आमाप को अलग करने में चालन विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक, आइए इसे दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन क्या है। तो आइए एक एक करके इनको समझने का प्रयास करते हैं। इसका है अवसादन का क्या है, किसी तरल में उपस्थित कणों का जमीन पर आकर बैठ जाना ही अवसादन कहलाता है। तो अवसादन क्या है अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो आइए इसे देखते हैं आसानी से। ठीक, मान के लिए गिलास है, ठीक, एक गिलास है, इधर पानी भरा है, क्या भरा है, पानी भरा है, ये पानी भरा हुआ। ठीक, तो अवसादन का मतलब क्या है, जैसे पानी में गंदा जल, मान के लो गंदा जल, ठीक ना, तो गंदे जल में क्या क्या भरा रहता है आपका, मान के लिए मिट्टी वगैरह है, ठीक ना, रेत के कण है, मिट्टी वगैरह है। तो जब इसे बहुत देर तक ऐसे ही रखे रहेंगे, इस पानी को भरे रहेंगे ना, नहीं हिलाएंगे नहीं डुलाएंगे, तो जो ठोस ठोस कण है ना तो पानी के निचले सतह पर कहाँ हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, और जो हल्का साफ साफ पानी रहेगा तो ऊपर ही साइड रहेगा। तो इसी को क्या बोलेंगे, अवसादन। तो यही तो बोल रहा है किसी तरल में, यह तरल है ना, किसी तरल में उपस्थित कणों का जमीन पर आकर बैठ जाना ही क्या कहलाएगा, अवसादन कहलाएगा। देखो ना इधर पास जो कण थे ना, ये धूल के मिट्टी वगैरह थी, तो अवसादन विधि में क्या होगा, ये नीचे आके बैठ गया, ये नीचे क्या हो गया, बैठ गया, यही आपका कहा लगाएगा अवसादन। आइए देखते हैं निस्तारण क्या है। तो इस विधि का उपयोग अवसादन के बाद किया जाता है, यानी कि ये अवसादन हो गया ना, यह अवसादन हो गया ना, अवसादन मतलब कि ठोस पदार्थों का नीचे आके बैठना, ठोस पदार्थों का नीचे आके बैठना। तो इसके बाद निस्तारण विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसको पहले पढ़ लेते फिर समझते हैं। इस विधि का उपयोग अवसादन के बाद होता है। इस प्रक्रिया में अवसादित पदार्थ को छेड़े बिना ऊपर से द्रव को किसी दूसरे पात्र में डाला जाता है। तो तो आप ये समझिए निस्तारण क्या है, ईमान के लिए अवसादित हो गया जल, ये क्या हो गया, अवसादित। कैसे हो गया जल, ये जब ठोस कण क्या हो गया, नीचे बैठ गया, तो क्या हो गया, अवसादित हो गया, क्या हो गया, अवसादित हो। तो इस
अब निस्तारण विधि क्या करेंगे, इसके बाद ये अपसादित जल को उपयोग करेंगे। तो जब नीचे बैठ गया ना कचरा, इधर पास ये कचरा है, तो इसको पानी हिला, जो गिलास इसको हिलाना नहीं, इस गिलास को ऐसे उठा करके अब दूसरे कंटेनर में क्या कर लेना है, डाल देना। मान के दूसरा गिलास है इधर पास, ठीक है ना, तो इसमें डाल देना पानी को, इसमें पानी का डाल देना है, ठीक है ना। इसको उठाए ठीक, और ऐसे करके डाल देना है। तो जो कचरा वाला पदार्थ रहेगा वो तो नीचे इधर ही रहेगा, और पानी पानी इधर पास आ जाएगा, पानी पानी इधर पास आ जाएगा। तो क्या, अब साधन को भी देख ले, ठीक है ना, और निस्तारण तो समझ गए होंगे, ठीक, और निस्यंदन को भी देख ले रहे हैं, फिर आपको इसमें समझा दिया जाएगा एक बार और, ठीक है ना। अब साधित को पढ़ ले रहे हैं ये क्या, निस्तारण को, कि निस्तारण क्या, इस विधि के बाद यानी कि अपसाधन के बाद उपयोग करने वाली निस्तारण है, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है कि जो पानी भरा रहता है ना, तो उसको हिलाए डुलाए बिना किसी दूसरे पात्र में क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। तो जो कचरा वाला पदार्थ रहेगा तो दूसरे कंटेनर में भरा रहेगा जो पहले में था, और साफ पानी इधर आ जाएगा, यानी कि जिसमें कचरा वचड़ा ना होगा। हालांकि वो पीने लायक ना होगा पानी, लेकिन जो ठोस पदार्थ है वो नहीं रहेगा, माटी वगैरह दूसरे वाले में नहीं रहेगा। आइए देखते हैं निस्यंदन। तो निस्यंदन पृथक्करण की वह विधि जिसमें किसी मिश्रण से द्रव एवं ठोस पदार्थों को फिल्टर किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, क्या, साफ किया जाता है, ठीक ना। क्या है, मिश्रण से किसको, द्रव को और ठोस को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, यानी कि साफ किया जाता है, निस्यंदन कहलाता है। उदाहरण जैसे कि रेतीले जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने के लिए निस्यंदन का उपयोग किया जाता है। तो इसे आइए देखते हैं अच्छे से और समझते हैं। तो अपसाधन क्या था, ये मिश्रण है ना, पानी में क्या मिट्टी वगैरह सब मिली हुई है, ठीक ना। तो जब इसे ऐसे ही रखे रहने देंगे तो ये डस्ट है, ये जो कचरा है गिलास में, वो नीचे बह जाए, जम जाएगा, ठीक। तो ये क्या कहलाया जाएगा, अपसाधन। इसके बाद आता है निस्तारण, मतलब ठीक ना। तो निस्तारण विधि में क्या होता है कि जो ये पानी है ना, इसको अपन नहीं हिलाते, इसको इस तरह उठा करके क्या करते हैं, ऐसे डालते हैं। तो देखो ये जो काला काला दिख रहा है ना, ये क्या है, मिट्टी है, यानी कि अघुलित पदार्थ है, ये अघुलित पदार्थ है ना, मिट्टी, ठीक ना। तो ये मिट्टी इधर ही रह जाएगी, और जो पानी है ना वो इधर आ जाएगा, इस वाले दूसरे गिलास में, ठीक। और जो आपका क्या था, निस्यंदन, तो निस्यंदन को क्या कर लिया जाता है कि ठोस पदार्थ को द्रव से अलग कर लिया जाता है, फिल्टर कर लिया जाता है। बेसिकली हम फिल्टर पेपर का उपयोग कर लेते हैं। ये देखिए, मान के चलो पानी था, ठीक ना, तो ये फिल्टर पेपर का उपयोग करके देखो, जब इसमें डालेगा पानी, ठीक, तो पानी आ जाएगा नीचे, और जो पानी में जो कचरा रहेगा, मिट्टी धूल वगैरह कुछ भी रहेगी, तो इस फिल्टर पेपर पर क्या हो जाएगा, जम जाएगा, स्वच्छ पानी नीचे आ जाएगा इस कंटेनर में, इस गिलास में, ये पानी इधर पास आ जाएगा। हालांकि ये भी पानी पीने लायक नहीं होगा, आगे देखते हैं कैसे पानी इसको पीने लायक बनाया जा सकता है। इससे पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाष्पन विधि को समझाइए। देखो वाष्पन विधि, वाष्प शब्द में ही है वाष्प। आप जानते हैं आपके घर में जैसे खाना बनता है, ठीक, भोजन बनता है, तो उसमें जब आग लगाया जाता है, ठीक ना, तो पानी भरा रहता है ना, तो पानी जब गर्म हो जाता है तो क्या उड़ने लगता है, उस भाप उड़ने लगती है ना, तो वही है क्या है, वाष्पन विधि। तो क्या होता है, वाष्पन विधि से ठोस पदार्थ, मान के चले जल में बहुत सी चीज़ें मिली हुई हैं, ठीक, तो हमें अगर इसको केवल प्राप्त करना, मान के चले जैसे अपन क्या उपयोग करते हैं, नमक वगैरह जिससे बनता है ना, नमक वगैरह, आइए किताबें के माध्यम से समझा ले रहे हैं। जैसे नमक, ठीक ना, मतलब समुद्र है,
ये समुद्र है ना, जब ये समुद्र की लहरें इधर पास आई तो इधर ये जो बने हैं ना खाली खाली डब्बे, इधर पानी को स्टोर कर लिया जाता है। ठीक, जब वो पानी आया, लहर आई तो इधर पास स्टोर कर लिया जाता है। जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना इधर, तो वाष्प बनकर पानी उड़ जाता है और ठोस पदार्थ जो नमक रहता है वो इधर शेष बच जाता है। तो वाष्पन विधि का उपयोग करके अपन नमक प्राप्त कर लिए ना। तो आइए इसको उत्तर के माध्यम से समझते हैं। तो क्या है, जल को उसके वाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। क्या है, जो जल है उसके किसके परिवर्तन में, वाष्प के परिवर्तन में, किसके, वाष्प के परिवर्तन में करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पन। इसका उपयोग द्रव में घुले ठोस पदार्थों को पृथक करने में किया जाता है। जो ठोस पदार्थ, इधर ये नमक था ना, नमक पानी में नमक जैसे घुला हुआ, ठीक है ना। जब अपन गर्म करिए इसको, समुद्र का पानी होना चाहिए लेकिन ये वाला, ठीक है ना। इसको गर्म किया तो वाष्प उड़ गया, पानी किसके थ्रू उड़ गया, वाष्प के थ्रू उड़ गया, और जो ठोस पदार्थ बचा नमक वो आपका शेष रह गया। ठीक, तो यही तो लिखा है, यही तो समझना। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन विलयन है, असंतृप्त विलयन है, संतृप्त विलयन है। इसे हम अभी आगे देखेंगे। पहले अपन, तो चलिए आगे के सीरीज को शुरू करते हैं। देखते हैं अभ्यास प्रश्न, यानी कि अध्याय से संबंधित प्रश्न उत्तर। तो क्वेश्चन पहला बोल रहा है कि हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है। 2 उदाहरण दीजिए। मतलब कि उदाहरण के साथ भी बताना कि भाई हम मिश्रण से क्यों अलग करते हैं। कोई चीज़ मिक्स है तो उसको अलग अलग करना ज़रूरी काहे है, ये पूछा गया है। तो अपन को इससे पहले समझना है, फिर इसका उत्तर देखते हैं। तो आप लाइब्रेरी में गए होंगे, जहाँ अपने स्कूलों में गए होंगे, जहाँ से आपको बुक्स मिलती हैं। वो क्या है ना, गाँवों में बंदर भ्रमण कर रहे हैं, तो लोग बाग इकट्ठा हुए, मतलब छोटे छोटे बच्चे बंदर को देखने के लिए। तो वही शोर आ रहा है, कोशिश करूँगा कि शोर कम हो। तो आप लाइब्रेरी में गए होंगे, जहाँ से आपको बुक मिली होगी। छठी में पढ़ते हैं आप, तो जैसे आपको बुक मिली होगी, ठीक ना। तो आप जहाँ पास लाइब्रेरी है, मतलब जहाँ बुक स्टोर है, जिस कक्ष में, जिस कमरे में बुक है, तो उधर आप लोगों ने देखा होगा कि कक्षा 6 की पुस्तक, 7 की पुस्तक और कक्षा 8 की पुस्तक अलग अलग समूह में रखी रहती है ना। ऐसा थोड़ा होता कि ऐसे मिक्स होती है कि इधर पास 6वीं, फिर इधर इसी के ऊपर 7वीं की बुक, इसी के ऊपर 8वीं की बुक। और भी देखें, जो 6वीं का होता है, तो आपने देखा होगा कि देखो 6वीं के अंदर भी क्या होता है कि मैथ की बुक अलग रखी है। मतलब जितनी भी मैथ की बुक होंगी, बहुत सारी बुक रहती है ना, लाइन से लगे रहते हैं ऐसे करके। तो मैथ की बुक अलग होगी, साइंस की बुक अलग होगी, सोशल साइंस की बुक अलग होगी। मतलब बुक्स क्या क्या अलग अलग श्रेणी में, मतलब अलग अलग क्रम में लगे रहते हैं। और जैसे इसमें ये मैथ का बुक है ना, जिसमें मैथ का बुक रहेगा केवल 6वीं का, केवल 6वीं का। तो अगर हम मान के चलो, तो क्या होता है, जो गणित की बुक होगी, इसमें केवल गणित की बुक लाइन से लगी होंगी बहुत दूर, बहुत सारी 28-20 को। जो विज्ञान की बुक होगी वो अलग रहेगी। मतलब दूसरे विषय अलग अलग रहेगी, ठीक है ना। हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस में भी 3 पार्ट हैं, तो उनके अलग अलग बुक मिक्स रहेंगी। यदि सोचो आप कि यही अगर इस तरह ना हो करके इस तरह होती कि इसी लाइन में मैथ की भी है, इसी लाइन के अंदर साइंस भी फिट है, क्रम से नहीं मिक्स है, साइंस मैथ, फिर केमिस्ट्री, साइंस मैथ और हिंदी इंग्लिश, सब अगर मिक्स होता, इसी में अगर ऐड कर दीजिए 7वीं का भी और 8वीं का भी, तो फिर अगर हमें किसी बच्चे को, मतलब कि उस टीचर आपको बुक देंगे ना,
जो आपको टीचर बुक देंगे, तो उनको अगर बुक देना होता आपको या फिर किसी स्टूडेंट को जिसने 6वीं क्लास में एडमिशन कराया, अब उसको बुक की आवश्यकता है ना। तो अगर इस तरह मिक्स होता तो टीचर बहुत समय लगाते इनको देने में, स्टूडेंट को देने में बहुत टाइम बर्बाद होता, स्टूडेंट का भी और टीचर का भी। तो क्या होता है कि इसी कारण से हम पृथक्करण मतलब कि अलग अलग समूह में रखते हैं। तो कुछ समझ में आ रहा है ना। आइए इसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखो क्या है, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता निम्न कारण से पड़ती है। क्या है? निम्न कारण से पड़ती है। निम्न कारण का मतलब होता है जो नीचे लिखा गया है। तो अब एक एक अक्षर को देखो समझने का प्रयास करते हैं। देखो हमें मतलब हमें किसी मिश्रण मतलब कि मिक्स किया हुआ चीज़ है, ठीक है ना, के विभिन्न अवयव, विभिन्न मतलब कि कई प्रकार के सामग्री, कई प्रकार की सामग्री को पृथक मतलब अलग करना है। तो पहले से जानते हैं ना, करने की आवश्यकता काहे पड़ती है, तो ये बताना था। तो यहाँ तक तो पूरे सेम टू सेम लिख देना आंसर कि अब हमें आवश्यकता इसलिए पढ़ते हैं, तो नीचे लिख देगा, फिर बाद में क्या लिख देना इसके आगे कि निम्न कारण से पड़ती है। निम्न कारण का क्या मतलब होता है, जो नीचे लिखा गया है। तो देखो पहले नंबर डाल क्या लिखेंगे, जैसे कि नंबर बोला है ना कि 2 उदाहरण के साथ दीजिए, तो इसलिए 2 उदाहरण के साथ हम देंगे। तो देखो कई बार मिश्रण में हानिकारक पदार्थ हो सकते हैं जिन्हें अलग करने की आवश्यकता होती है, जैसे चावल या गेहूं से कंकड़ पत्थर को अलग करना। तो देखो जो मिक्स हुआ चीज़ है, ठीक है ना, ये बर्तन है, इसमें मान के लो गेहूँ है, ठीक है ना, सपोज कीजिए गेहूँ है ये, और इसमें कंकड़ पत्थर भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे कंकड़ पत्थर ये। और देखते हो ना कीड़े मकोड़े भी, जब गेहूँ बहुत समय तक रखा रहता है तो छोटे छोटे कीड़े भी लग जाते हैं। तो देखो ये कीड़े मकोड़े या फिर कंकड़ पत्थर, अगर इंसान गलती से अगर इनको खा लेगा तो उस व्यक्ति की क्या तबीयत खराब हो सकती है कि नहीं हो सकती है ना। तो क्या है, तो कभी कभी क्या होता है कि हानिकारक पदार्थों को अलग करना पड़ता है। तो देखो अलग करना पड़ेगा ना, ये जो कंकड़ पत्थर हैं, ये जो कीड़े मकोड़े हैं, इनको अलग कर लेंगे, और जो ये बीज हैं, जो गेहूँ है, उसको अलग कर लेंगे। तो इसका उपयोग हम क्या करेंगे, भोजन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ऐसे स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति सब मिक्स वाला खाएगा तो डॉक्टर के पास जाएगा ही ना। तो देखो कुछ नहीं करना, यही जो लिखा बस उसे समझ लो, बस हो गया। तो एक बार और पढ़ने दे रहा हूँ, बस इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखो कई बार मिश्रण में हानिकारक पदार्थ हो सकते हैं जिन्हें अलग करने की आवश्यकता होती है, जैसे चावल या गेहूँ से कंकड़ पत्थर को अलग करना। बस क्या करना है आपको, पढ़ के समझ के और इसको याद भी कर लेना, ठीक है। अब दूसरा वाला देखते हैं। देखो कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी अलग करते हैं जिसके हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है, जैसे चने के बीज से सरसों के बीज को अलग करना। इसे पढ़ लिए हैं, अगर समझ में नहीं भी आया है ना, देखो इसको हम चाहे हम ये वाला लिख लें चाहे ये वाला लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं, हम नीचे वाला लिख ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको नहीं लिखना है, ये इसको लिखना है, ठीक है ना। तो आपको ये वाला लिख लेना। कैसे, कभी कभी क्या होता है कि दोनों पदार्थ को अलग करना पड़ता है। क्या होता है कि देखो जैसे आप मिश्रित खेती देखे होंगे, मिश्रित खेती का मतलब क्या होता है कि एक ही खेत में बहुत 2 या 2 से अधिक फसल को उगाना मिश्रण खेती कहलाता है, ठीक ना। तो मान के लो ये खेत है, ठीक ना, तो इसमें मिश्रण खेती का उपयोग करके क्या किया, सरसों भी बो दिया गया और चने को भी बो दिया गया। तो जब इसकी कटाई की गई तो सभी मिक्स हो गया ना। तो देखो जब मिक्स हो गया तो फिर इसको अलग किया जाएगा, ठीक है ना, अनेक विधियों का उपयोग करके। तो चने को भी अलग कर लिया जाएगा और सरसों के दाने को भी अलग कर लिया जाएगा। तो देखो हमें चने की भी आवश्यकता होती है और सरसों की भी आवश्यकता होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम आवश्यकता पड़ने पर अलग अलग पदार्थों को अलग करते हैं, ठीक है ना। तो क्या करना है, इसको लिख लेना। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी अलग करते हैं जिसकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है, जैसे चने के बीज से सरसों के बीज को अलग करना।
समझ गए ना। अब इसके आगे का देखते हैं। प्रश्न है दूसरा, निष्पावन से क्या अभिप्राय है, यह कहाँ उपयोग की जाती है। ठीक ना। तो निष्पावन, निष्पावन, पावन, पावन का मतलब क्या होता है, क्या होता है, वायु। पावन का मतलब क्या होता है, निष्पावन। निष्पावन का समझ लो कि पावन है, पावन मतलब क्या होता है, हवा, वायु। तो क्या करना है, तो पूछा गया कि निष्पावन से क्या अभिप्राय है और यह कहाँ उपयोग किया जाता है। तो देखो निष्पावन से क्या अभिप्राय है, तो क्या है, हवा के झोंकों को द्वारा पदार्थों को अलग करना निष्पावन कहलाता है। ठीक है ना। क्या होता है कि जब गेहूँ या फिर भूसे उसे सब मिक्स रहते हैं ना, तो आपने देखा होगा गांव में या फिर कहीं भी गांव में तो देखा होगा, अपने बुक की किताब में भी देख लेना, एक महिला खड़ी होगी तो इधर से जैसे वायु आ रही है, ठीक है ना, हवा आ रही है, तो सूपे के माध्यम से वो बीज को नीचे गिराएगी। तो जो इधर पास ये समझ बीज में जो कंकड़ पत्तने मतलब धूल के कण है ना, तो क्या होगा, जब ये तो मोटे मोटे जो पदार्थ हुए वो क्या होते हैं, भारी भारी जो कण, यानी कि जो गेहूँ है या चावल वावल है, धान है, तो नीचे आ जाएगा, और जो फोक्सा धान होता है वो दूर चला जाएगा। आपने देखा होगा ना, इस तरह करके दूर चला जाता है। तो निष्पावन उपयोग क्या करना है कि वायु के झोंकों के द्वारा पदार्थों को अलग करना, अवांछनीय पदार्थों को, मतलब अवांछनीय पदार्थ मतलब कि जिसको हमें आवश्यकता नहीं है, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है। तो धूल के कारण या फिर जो कमज़ोर होंगे, बीज होंगे, या फिर जो फेफसा हमारे यहाँ तो धान के जो छिलका बीज होता है ना, धान का बीज जिसमें चावल नहीं रहता तो उसके सोखा बोला जाता है। तो क्या हो जाता है, हल्का होता है तो दूर भाग जाता है, हमें इसकी आवश्यकता भी नहीं है, हमें तो इस धान की आवश्यकता है। ठीक ना। तो आई थिंक लग रहा है मुझको समझ में आ गया होगा। इसको पढ़ते हैं, ठीक ना। और क्या किया जाता है, ये कहाँ उपयोग किया जाता है, तो भाई देखते हैं क्या कैसे है। देखो, हवा के झोंकों के द्वारा किसी मिश्रण के अवयवों को अलग करना ही निष्पावन कहलाता है। ये कहलाता है, ठीक है ना, बढ़ाता है, तीन में समझ लेना इसको। हाँ, निष्पावन का उपयोग वायु के द्वारा होता है। देखो निष्पावन, पावन मतलब जानते हो ना। तो वायु के द्वारा होता है तथा अनाजों से अवांछनीय पदार्थों को अलग किया जाता है। सिंपल, बस आपको पढ़ना है और समझ के पढ़ना, थोड़ा बहुत हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या है, प्रश्न नंबर तीसरा है, पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक करेंगे। पृथक मतलब जानते हो ना, अलग करना। तो देखो, आपने तो पृथक्करण की विधियाँ पढ़ी हुई होगी, ठीक है ना। तो क्या करना है, तो मान के चलो मम्मी आपकी खाना बना रही है, ठीक है ना, ठीक, या फिर खाना बनाना भी नहीं है तो क्या, सॉरी, हाँ, आपकी मम्मी क्या है, खाना बनाने वाली, दाल बनाने वाली, ठीक। अब दाल में कण भी होंगे धूल के, मान के चलो दाल गंदी वंदी हुए थोड़ा बहुत, ठीक ना, धारे धारे रखे हो जाती है ना, ठीक ना। तो क्या होता है, अब मम्मी क्या करेंगी, इसको या तो फटकेंगी, इस तरह करके फटकती हैं कि नहीं, या फिर क्या करेंगी, इसको उड़ा देंगी, क्या कर देंगी। तो देखो, धूल के कण को, जो भूसे वो धूल के कण है ना, इसको क्या करेंगे, अलग करने के लिए क्या करेंगे, किस विधि का उपयोग करेंगे बताइए जी, निष्पावन विधि का उपयोग करेंगे। और आप तो ऊपर भी पढ़ चुके हो कि निष्पावन विधि क्या है, कि वायु के झोंकों के द्वारा क्या करना है, अलग कर देना है। तो आपको आंसर कुछ इस प्रकार से लिख लेना। तो देखो, दाल में उपस्थित भूसे एवं धूल के कण को हम निष्पावन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं, ठीक ना। इसको आपको लिख लेना। और क्या होता है कि मान के चलो अभी तो देखो प्रश्न में क्या बोला गया है, खाना पकाना है, खाना पकाना है, तो क्या करेंगे, इसको धुल लेंगे, तथा आप इसको आगे भी लिख सकते हैं, तथा इसके बाद इसे धुलकर उपयोग में लाया जा सकता है, लाया जा सकता है, ठीक ना। तो ये आंसर खत्म होता हुआ।
आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। चालन से क्या अभिप्राय है, यह कहाँ उपयोग होता है? तो हमें देखना कि चालन विधि का उपयोग कहाँ होता है, तो इसे डायरेक्ट पढ़ के समझने का प्रयास करते हैं। देखो, चालन भिन्न भिन्न आकार के मिश्रण के घटकों को अलग करने की एक विधि है जिसमें एक विशेष आकार के कणों को छन्नी के छोटे छोटे छेदों से अलग किया जाता है, ठीक ना, जबकि बड़े कण छन्नी में ही रह जाते हैं। तो क्या इसे आप समझे? अगर नहीं भी समझे हैं तो देखो क्या करना है। तो देखो, भिन्न भिन्न प्रकार के कण वो होते हैं, और छन्नी देखे होगे ना, जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है ना। इधर पास ये छोटे छोटे छेद होते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक ना, होते हैं। अरे वही छन्नी जिससे इस तरह करके हिलाया जाता है, ठीक ना। तो क्या होगा, मान के चलो चना गेहूँ सब मिक्स है और राई के कण, वो जो सरसों राई जिसे बोला जाता है, ठीक ना, मिक्स था, ठीक ना। अब इसको अलग करना है, भिन्न भिन्न कण है ना। देखो, चना कुछ लगभग इतना बड़ा होगा अगर चना, तो गेहूँ इस तरह का आकार का भी होगा और इतना बड़ा होगा लगभग। और क्या होता है, सरसों कुछ इस प्रकार का होगा। तो अलग अलग छन्नी का उपयोग करके इनको अलग किया जाएगा, ठीक ना। तो क्या करेंगे, मान चलिए मिक्स ना, तो इसको इस छन्नी में डालेंगे और इस तरह करके चालेंगे। तो जो छोटे छोटे कण है ना, ये छोटे छोटे कण, तो ये नीचे आ जाएंगे। ये कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, अलग कर लेंगे, अलग बर्तन में रख लेंगे। फिर इसमें क्या क्या आ जाएगा, चना आ जाएगा, ठीक, और गेहूँ आ जाएगा। फिर एक ठो और छन्नी होती है, मतलब छन्नी के भी कई सारे प्रकार होते हैं ना। ये गोल वाली छन्नी थी, गोल छेद वाली, और इसमें थोड़ा सा लंबे छेद वाली इस तरह वाली होगी छन्नी, ठीक। तो इसको जब ऐसे ऐसे करके छानेंगे तो इसमें से क्या निकल आएगा, चने चने यहीं पास फंसे रहेंगे, क्योंकि चना तो बड़ा होता है गेहूँ के आकार से, और गेहूँ का होगा नीचे आ जाएगा। तो इसको भी अलग कर लिया जाएगा। और इसको क्या करेंगे, इसको भी दूसरे बर्तन में अलग कर लेंगे, ठीक ना। तो आप समझ गए ना कि मतलब क्या छोटे छोटे कणों को अलग करना है, ठीक ना। अब तो जान गए हो कि ये चालन विधि का क्या अभिप्राय है। अब इसका उपयोग देख लेते हैं। देखो क्या करना है, चाय वाय सब पीते हो ना, और खाना वाना जब बनता है, मतलब रोटी जब बनाई जाती है, तो ऐसे चुकरा वुकरा सब अलग किया जाता है कि नहीं किया जाता, किया जाता है। तो बस जो आपके घर में उपयोग होता है, बस इस पृथक्करण का मतलब यही है कि जो आपके घर में या फिर जो अपने आसपास देखते हो वही सब इधर पास है। उदाहरण भी वही देंगे, कोई बात नहीं है। देखो उपयोग, पहले हमें क्या डाल देना है, आटे से चोकर को अलग करना। आपने देखा होगा ना, जब मम्मी लोग रोटी बनाती हैं तो छन्नी के माध्यम से आटे को जब चलती हैं तो चोकर जो होता है उसको अलग कर देती हैं, ठीक ना। और जो आपने तो सुबह चाय वाय पत्ती, मतलब चाय पीते ही होंगे, ठीक ना। तो क्या हुआ, चाय से चाय पत्ती को अलग करना। जब चाय पीते हैं तो ऐसे छान करके, छन्नी से, छोटी छन्नी रहती है ना, तो ऐसे डाल करके जो चाय नीचे गिर जाती है, चाय का जो रस होता है, और जो चाय के दानेदार जो पत्ती, उसको पत्ती बोल देते हैं गांव के लोग, मतलब सभी लोग बोल देते हैं लगभग। तो उसको अलग कर लिया जाता है। तो इतना मतलब समझ में आ गया ना। हालांकि टाइम देखो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, समझने का प्रयास कीजिए। तो एक बार फटाफट पढ़ दे रहा हूँ। देखो, चालन भिन्न भिन्न आकार के मिश्रण के घटकों को अलग करने की एक विधि है, ठीक ना, जिसमें एक विशेष आकार के कणों को छन्नी के छोटे छोटे छेदों से अलग किया जाता है, जबकि बड़े कण छन्नी में ही रह जाते हैं, ठीक ना। उपयोग में लिख देना है, आटे से चोकर को अलग करने में, और दूसरा में लिख देना है चाय से चाय पत्ती को अलग करने में। ये हो गया उपयोग। आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे अलग करेंगे? तो क्या है, एक मान चलो एक बर्तन है, ठीक, उसमें जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? जल। और उसमें क्या भरा हुआ है? रेत।
के कण हैं, रेत के कण हैं, रेत के कण। तो ये बोला गया है इन दोनों को कैसे अलग करोगे। तो सभी अभी मिक्स है ना, इस क्या है, इस जार में अभी तो मिक्स है जल और रेत के कण। तो इसको अलग कैसे करेंगे, किस विधि का उपयोग करके अलग करेंगे, ये हमें बताना है। तो देख लो, इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या होता है, आपको क्वेश्चन समझना होता है। जैसे आप क्वेश्चन समझ लोगे ना तो आप अपने से भी उत्तर दे सकते हो। बस थोड़ा सा पढ़ के और उसे मेमोराइज किए, पहले पढ़ लेते फिर उसे समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। देखो, रेत और जल के मिश्रण से रेत और जल को निस्तारण विधि से अलग करेंगे। तो इस प्रक्रिया में के दौरान रेत के भारी कण बर्तन की तली में बैठ जाते हैं। इस विधि को अवसादन कहते हैं तथा पानी को और साफ करने के लिए फिल्टर पेपर से छानने से अवांछनीय पदार्थ अलग हो जाते हैं। देखो, आप अगर क्वेश्चन यहाँ तक भी लिख देते, आंसर यहाँ तक भी लिख लेते ना, तो ये भी आपका सही है। ये तो बस ऐसे समझाने के लिए इधर पास लिख दिया गया है कि अगर मान के चलो पानी पीने लायक बनाना है ना, मतलब साफ़ करने लायक और भी अच्छा साफ़, तो उसको फिल्टर पेपर से उपयोग किया जाता है। हमारे के लिए इसी पानी को जो रेत मिला था उसी को पीने लायक बनाना है, तो क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे। जैसे आप कुकर में देखोगे ना तो निकलती है गैस, तो उसके ऊपर अगर मतलब थाली इस तरह रख दोगे तिरछा हल्का सा, तो उधर गैस के कण इस तरह जाएंगे और टकरा करके पानी के रूप में नीचे गिरेगा। बहुत शुद्ध पानी है, उसको अगर चाहो तो पी सकते हैं। ठीक, तो आपका आंसर यहाँ तक भी सही है, यहाँ तक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे, देखो, रेत और जल के मिश्रण से रेत और जल को निस्तारण विधि से अलग करेंगे। तो क्या है, इस प्रक्रिया के दौरान रेत के भारी कण बर्तन के तली में बैठ जाते हैं। इस विधि को अवसादन कहते हैं। तो आपको बताया था ना कि अवसादन विधि में क्या होता है कि काफ़ी समय तक, देर तक, मतलब कि पानी को मतलब जो जार है ना उसको वहीं पास रहने देते, ठीक है ना, हिलाती डुलाती नहीं। फिर क्या किया जाता है, उसको उठा करके किसी दूसरे कंटेनर में या फिर दूसरे बर्तन में एकदम धीरे धीरे करके इस तरह करके डाल दिया जाता है, मतलब कि हिले ना। तो रेत भारी भारी होता है तो रेत इधर ही रह जाएगा, रेत क्या हो जाएगा, इधर ही रह जाएगा। उनके लिए इस तरह डालें, ठीक ना। तो जो पानी होगा, पानी इधर आ जाएगा और जो ठोस कण होगी ना भाई बताओ कि ये इधर आ जाएगा। 2 दिन सॉरी, थोड़ा हल्ला हो रहा है, लेकिन क्या करें, सब एडजस्ट करना पड़ता है। अपनी ज़िंदगी में भी आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा बहुत चीज़ों को। पढ़ाई ऐसे नहीं हो सकती बच्चों, आपको कभी कभी बहुत चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ेगा, बहुत चीज़ों को मेंटेन करना पड़ेगा। धूप गर्मी सब आपको सहना पड़ेगा। कभी कभी तो लोगों की बातें भी सहना पड़ सकता है। वो अलग अलग माहौल पर डिपेंड करता है कि आप किस माहौल में रहते हैं, किस माहौल में नहीं। तो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से ना आपको ही लड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और लड़ने के लिए पढ़ना पड़ेगा। लड़ने का मतलब थोड़ी कि लाठी ले जाओ और मारने लगो, नहीं। पढ़ाई का मतलब ये है कि अब पढ़ो, ठीक है ना। आप जो दिमाग है ना उसको विकसित करो, अपने दिमाग में सोचने की क्षमता पैदा करो, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, ठीक। पढ़ाई का मतलब ये होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आशा करते समझिए, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 6वां है, आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को अलग करना संभव है? यदि हाँ तो कैसे? तो इसका आंसर संभव है। क्या है? हाँ, संभव है। अब देखते हैं, देखो कैसे करना है, इस प्रयास करते हैं समझने का। तो इसे छोटी सी स्टोरी से समझते हैं, ठीक ना। मान के चलो कोई बच्चा था, ठीक ना, ये कोई बच्चा था। तो ये जब भोजन करने वाला था, ठीक ना, तो अचार के मतलब इधर पास कुछ सामग्री है, ठीक ना। तो अचार भौंकना चाहता था, अचार यहाँ थी, तो इसने टेबल का सहारा लिया चढ़ के, मतलब बहुत ऊपर था ना। तो देखो किचन में देखे होगे या फिर टीवी में देखे होगे कि
इधर ऊपर बहुत सारे रखे जाते हैं ऐसे करके, ठीक ना, बहुत सारे डब्बे, इधर अचार मान के चलो रखा, इधर पास नमक रखा, इधर पास कुछ और रखा, इधर कुछ और रखा, ठीक ना। तो क्या हुआ, अब इस बच्चा जो खाने जा रहा है, ठीक ना, तब इसको अचार चाहिए थी, और इधर पास मान के चलो चूल्हा है, ठीक ना, ठीक, इधर पास। तो मम्मी क्या कर गई, मतलब मम्मी खाना बनाने वाली थी, ठीक ना, मतलब ये स्कूल से आया, ठीक ना, अब एक मम्मी खाना बना ली, शाम टाइम होने वाला है, खाना बनाने वाली है, ठीक ना। तो जो बच्चा खाना था तो ये खाना चाहता है, इसको भूख लगी तो खाएगा, ठीक ना। तो क्या हुआ, मम्मी आटा चाल करके ऐसे मतलब खाना बनाने वाली थी, तो उनको थोड़ा सा घर में दूसरा काम हो गया, थोड़ा सा इमरजेंसी, मतलब दूसरा काम करने लगे, ठीक ना। अब बोले कि गोलू मतलब देख लेना इसको क्या करना। तो क्या इसे जो लड़का है, तो जब अचार को भौंका तो गलती से क्या हो गया, जो शक्कर का डिब्बा था ना वो नीचे गिर गया। और सपोज ये अच्छी बात ये नहीं थी कि इधर पास जो डब्बा था ना वो ढक्कन क्या था, ढीला था। तो जब ये अचार को भौंका तो ये क्या हुआ, ये कलस गया, इस तरह हो गया, कलस गया। तो ये जो शक्कर है ये आ करके इसमें गिर गया, ठीक। अब ये परेशान हो गया कि मम्मी अब आएंगी तो डांटेंगी, तो इसने क्या कर दिया, जल्दी के चक्कर में इसको सब मिला दिया कि अगर मैं शक्कर को लुका दूंगा आटे के माध्यम से तो मैं शायद बच जाऊंगा। फिर ये उतरा, फिर क्या किया, ये उतर के सब मिक्स करके खाना खाने ही वाला था, लेकिन फिर ये जल्दी सोचने लगा कि रे ये मैंने क्या कर दिया, मम्मी आएंगी जब रोटी बनाएंगी तो दाग भी सकते हैं कि तुमने सब क्या कर दिया, मिला दिया। तो जल्दी दिमाग लगाया, मम्मी को देखो कि हाँ मम्मी झाड़ू लगा रही हैं, दूसरा काम करें मतलब, ठीक ना। तो क्या किया, जल्दी आया और छन्नी लिया, चलनी जिसे बोलते हैं। तो जल्दी चालने लगा। तो जो चलनी थी, छन्नी ऐसे चला तो आटा जो था सब नीचे गिर गया, और जो शक्कर थे ये इधर पास रह गया। तो शक्कर को जल्दी डब्बे में, इस वाले डब्बे में जल्दी डाल दिया, इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देखो इसके पास आखिर प्रॉब्लम आ गई थी ना, तो इसने थोड़ा सा हालांकि परेशान हो गया था कि मैं क्या करूँ, लेकिन फिर जल्दी दिमाग लगा नहीं, मैं कक्षा 6 में पढ़ा हूँ ना वो पृथक्करण की विधियाँ, तो इसने पृथक्करण का विधियाँ उपयोग करके जल्दी इसको अलग कर लिया और ये बच भी गया। तो देखो इतना कहानी मतलब गढ़ा गया ये सब, तो ये सब समझाने के लिए मतलब कि देखो क्या करना है कि अलग किया जा सकता है ना, हाँ, किसके माध्यम से, छान के अलग किया जा सकता है। तो बस इसको बैठा लो अपने दिमाग में, और हालांकि आप आंसर केवल इतना ही लिख सकते हो, क्या दिक्कत है, लेकिन समझाना भी तो थोड़ा ज़रूरी था ना। तो हाँ संभव है, हम आटे और चीनी को अलग कर सकते हैं। तो कैसे, छानने की विधि से अलग कर सकते हैं। क्या है, छन्नी के माध्यम से ऐसे चाल के जब चालेंगे छन्नी के माध्यम से तो क्या होगा, आटा नीचे आ जाएगा, और जो शक्कर के ठोस कण हैं, क्रिस्टल है जो, तो वहीं ऊपर रह जाएंगे, तो उसको अलग कर लिया जाएगा, सिंपल सी बात। तो चलिए आगे के सेशन को बढ़ाते हुए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, इन सबको लिख लीजिए अपने कॉपी में, एक कॉपी बनाएं अपनी अलग से, ठीक ना। चाहें तो आप कॉपी खरीद सकते हैं, या चाहें तो आप थोड़ा रफ खरीद सकते हैं, रफ टाइप। अगर थोड़ा बस आप आर्थिक रूप से थोड़ा कमज़ोर है या फिर पैसे का थोड़ा सा अभाव है तो आप रफ में भी इन सबको लिख सकते हैं। देखो मैं भी तो ये जो लिखा हूँ ना इधर पास, तो ये भी रफ ही है, थोड़ा सा काला वाला, मतलब जो काला वाला पन्ना होता है ना उस रफ को ना लेकर के थोड़ा वाइट वाला लेना तो सब बेहतर रहेगा। देखो ये जो काला वाला है, तो ऐसे ना करके थोड़ा जो कोरा साइड होता है, मतलब सफ़ेद वाला, थोड़ा सा वो वाला लेना, ठीक। मान के लो आप कॉपी लेते हो ना, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा, और थोड़ा सा पतली मिलती है ना हल्का, तो आप रफ लेंगे तो पैसा भी कम लगेगा
और जितने पैसे में आप एक कॉपी लोगे ना, 1 से 2 कॉपी, उतने पैसे में आप 3 से 4 रफ ले सकते हैं। तो चलो इसको लिख लीजिए लाइन से, यहाँ से, और जो यहाँ पास था तो आप देख करके लिख लीजिए, ठीक। और फिर यहाँ से ये, और इस प्रश्न का ये, ठीक। नोट कर लीजिए और इनको याद कर लीजिए। ये मत सोचिए कि मैं अगले दिन याद करूँगा, ऐसे नहीं है। आप इसको लिख करके अगर समझ में आ गया है तो आप इनको याद भी कर लीजिए। देखो भूलता तो ही है, भूल जाता है, बट जब आप इसको समझ के पढ़ोगे ना, अपने से धीरे धीरे जब आप पढ़ते रहेंगे तो आप अपने से भी समझने का प्रयास कर सकते हैं। अपने से जब पढ़ा करो ना तो थोड़ा सा अपने दिमाग में चित्र बनाने की कोशिश किया करो। आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो रही है, चलो यहीं पास समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे का देखते हैं।